I am become death, the destroyer of worlds. ये है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जी हाँ, वही जिसे फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे B-29 की मदद से जापान के हिरोशिमा पर एक बम गिराया जाता है। जिससे व्यक्तियों के अंदर 2,30,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस बॉम्ब को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक ऐसे साइंटिस्ट जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते रहे, जिसे आज भी लोग द फादर ऑफ एटम बम के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो इस बॉम्ब को कैसे डेवलप कर पाए? क्या वो हीरो थे क्योंकि उस समय बनाना बहुत बड़ी बात होती थी, या फिर विलन क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए? क्या थी उनकी कहानी? आज जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल साल 1904 में, जब ओपेनहाइमर ने जर्मन जिस फैमिली में जन्म लिया। बचपन से ही वो इतना इंटेलिजेंस थे कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। उसके इसी पैशन को देखकर उनके फादर ने घर पर ही उनके लिए एक लैब तैयार किया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे रॉक साल्ट पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। और वो 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और 4 साल की पढ़ाई को सिर्फ 3 साल में ही पूरा करके वहां पर रिकॉर्ड कायम करते हैं। उसके बाद साल 1926 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जे थॉमसन के साथ इलेक्ट्रॉन की वेव्स पर रिसर्च करने लगे और सिर्फ 23 साल की उम्र में PhD कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर की जर्नी एक ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो कभी रुके नहीं। साल 1928 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिक्स प्रोफेसर बने और साथ ही ब्लैक होल के एग्जिस्ट पर रिसर्च करने लगे। उसके इसी रिसर्च ने साल 1938 में ये प्रूफ किया कि यूनिवर्स में सच में एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे उस वक्त साइंटिस्टों का यूनिवर्स पर देखने का नया नजरिया दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स पर भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उस वक्त जर्मन ज्यूस पर हिटलर का टॉर्चर पहले से काफी बढ़ने लगा और ओपेनहाइमर भी एक जर्मन जिस फैमिली में थे, इसलिए उन्होंने लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर कई पॉलिटिक्स मीटिंग में भी गए। वहां लेबर यूनियन और वर्कर्स को पैसा डोनेट भी करने लगा। और साल 1939 में हिटलर पोलैंड पर अटैक करने से शुरू होती है वर्ल्ड वार 2, जिसके बाद जर्मन से कई साइंटिस्ट अमेरिका शिफ्ट होने लगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो सीडार्ट, एनिको फर्मी, एडवर्ड टेलर और भी कई साइंटिस्ट थे। उसके बाद ही अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो सीडार्ट ने एक चिट्ठी में अमेरिकी प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट से कहते हैं कि हिटलर इस वक्त न्यूक्लियर पर रिसर्च कर रही है, हो सकता है कि वो इस मिशन पर बहुत जल्द सक्सेस हो जाए, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। इस चिट्ठी को पढ़ते ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इमीडिएट एक कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट के साथ करते हैं। वहां पर उनसे कहा जाता है न्यूक्लियर चेन पर रिसर्च करने के लिए और साथ ही यूरेनियम की पोटेंशियल को लूज करके पावरफुल वेपन्स बनाया जाए। जिसके बाद ही शुरू हुआ उस बॉम्ब को बनाने की प्रोसेस, जिसके डिजाइनिंग हेड था जे ओपेनहाइमर। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि कैसे यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए, क्योंकि यूरेनियम 238 पर नेचुरली पाए जाते हैं लेकिन उससे चेन रिएक्शन नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए था यूरेनियम 235 आइसोटोन, जो अर्थ पर 1% से भी कम पाए जाते हैं। इसके लिए उनका प्लानिंग था को डिफरेंट मेथड की यूज करके यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट करना, जैसे लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूजन और गैसेस डिफ्यूजन, जिसमें सिर्फ गैसेस डिफ्यूजन ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि इसमें हेक्साक्लोराइड को एक पोरस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है, जिससे यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल्स हल्के होने की वजह से पास हो जाते हैं और यूरेनियम 238 के मॉलिक्यूल्स भारी होने की वजह से फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसी प्रोसेसिंग के दौरान दिसंबर 1940 में साइंटिस्टों ने एक नया मॉलिक्यूल्स पॉलिटोनियम को पाते हैं, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि पॉलिटोनियम यूरेनियम से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिससे यूरेनियम से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाया जा सकता है और इसीलिए पॉलिटोनियम की भी प्रोडक्शन
रिएक्शन एक अलग जगह पर किया जा रहा था। अब इन दोनों प्रोसेस को पूरी होने के बाद ये देखना था कि इससे चेन रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाते हैं या नहीं, जिसके लिए 2 दिसंबर 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में साइंटिस्ट एनरिको फर्मी के द्वारा एक चेन रिएक्शन किया जाता है, जिससे सक्सेसफुली एक बल्ब जल उठता है। इसी सक्सेस को देखकर अमेरिकन आर्मी इंजीनियर ऑफिसर जनरल ग्रुप्स ओपेनहाइमर के लीड पर बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट के आगे की प्रोसेस के लिए फंडिंग किया जाता है। अमेरिका ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल $2.5 बिलियन खर्च किए थे, जो आज के डेट में $25 बिलियन से भी ज्यादा है। चेन रिएक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस था बम को डिजाइन करना, जिसके लिए ओपेनहाइमर ने एक सीक्रेट लोकेशन को सिलेक्ट किया। वहां पर मेनली 2 बम का डिजाइन हो रहा था। पहला यूरेनियम 235 से, जिसे नाम दिया गया लिटिल बॉय, दूसरा प्लूटोनियम 239 से, जिसे नाम दिया गया फैक्टमैन। लिटिल बॉय के डिजाइन बेसिकली गन टाइप था, जिसकी हाइट 2.5 मीटर और वेट 9700 पाउंड, जिसमें मेनली 2 यूरेनियम 235 के मासेस होते हैं और इन दोनों मासेस के कंपैरिजन में क्रिटिकल मास रीच हो जाते हैं, जिससे ही एक चेन रिएक्शन लेकिन प्लूटोनियम के रिएक्शन ज्यादा तेजी से होने के कारण इसके डिजाइन को बेसिकली स्फेरिकल शेप में किया गया, जिसका हाइट 4.7 मीटर और वेट 10,700 पाउंड्स। इसके डिजाइन को अगर हम देखें तो इसमें प्लूटोनियम के मासेस को एक हाई डेंसिटी के अंदर रखा गया, जिसके बाहर पर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, ताकि एक्सप्लोसिव फटने के बाद ही क्रिटिकल मासेस रीच हो सके, जिससे कि एक इम्प्लोशन टाइप धमाका हो सके। पर डिजाइनिंग प्रोसेस को पूरा करने से पहले ही ओपेनहाइमर ने इसे भी एक टेस्ट आउट करने के लिए 16 जुलाई 1945 को सुबह के करीब 5 बजे प्लूटोनियम से बनी एक बम को स्टील टावर की मदद से 100 फीट ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसके बाद ही स्टील टावर और इसके पूरे एरिया वाइब्रेट होकर एक ग्रीन क्लाउड ब्लास्ट होने लगता है, जिसे देखकर इस टेस्ट का नाम ट्रेनिंग टेस्ट रखा जाता है और इस बम को नाम दिया जाता है गैजेट। उस वक्त ओपेनहाइमर इस टेस्ट को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और इनके मन में केवल एक ही विचार चलता रहा, भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। Now I am become death, the destroyer of worlds. अर्थात मैं मृत्यु हूँ और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूँ। इसी के 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे अमेरिका का एयरक्राफ्ट B-29 की मदद से जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम को गिरा दिया जाता है और उसी के सिर्फ 3 दिन बाद फैक्टमैन बम को नागासाकी पर गिरा देते हैं, जिसके बाद ओपेनहाइमर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हिरोशिमा पर गिरने वाले बम को वो एक नेसेसरी इविल मानते थे, लेकिन नागासाकी पर फैक्टमैन बम को गिरने के बाद वो काफी अफसोस करने लगते हैं, क्योंकि उनके इसी क्रिएशन ने उस वक्त 2,30,000 से भी ज्यादा लोगों के जान ले लेते हैं। जिसके बाद भी वर्ल्ड वार 2 भी खत्म होने लगता है और उन्हें रियलाइज होता है कि उनके इसी क्रिएशन से फ्यूचर में पूरी दुनिया तबाह हो सकता है, जिसके चलते उसके बाद ही एटॉमिक एनर्जी के साथ न्यूक्लियर एटम को रोकने पर काम शुरू करते हैं। और साल 1949 में अमेरिका के नया प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ओपेनहाइमर को जब हाइड्रोजन बम बनाने के लिए अप्रोच करते हैं तो ओपेनहाइमर ने स्ट्रांगली उसे रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर को उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है और ओपेनहाइमर बाकी की लाइफ एक लेक्चरर के तौर पर दुनिया भर में जाकर साइंस पर लेक्चर देने लगे और कम उम्र से ही मैक्सिमम चेन स्मोकिंग करने की वजह से साल 1966 में थ्रोट कैंसर से उनके देहांत होते हैं। और दोस्तों, ओपेनहाइमर के उस बॉम्ब से कई गुना ज्यादा पावरफुल बॉम्ब लगभग 10 कंट्री के पास है। इनमें से सबसे ज्यादा बॉम्ब रसिया के पास है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साल 1945 से लेकर अब तक कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ओपेनहाइमर की इस कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।